विस्कस इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। जी तो स्टूडेंट्स में जो सबसे अहम बात है वो कुछ जनरल टर्म्स है, वो पहले मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल में क्या फर्क है। एक ऐसा लिक्विड जो, अब लिक्विड्स क्या होता है, लिक्विड्स पानी, गैस भी हो सकती है, और टूथपेस्ट, ठीक है, जेली जितनी भी है, और इसके अलावा ये जो केचप वगैरह है, ये भी सारी फ्लूइड्स ही हैं। कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स में क्या फर्क है? ऐसे फ्लूइड्स जिनको कंप्रेस किया जा सके वो कंप्रेसिबल है। जब कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर उसकी डेंसिटी चेंज हो तो वो तो कंप्रेसिबल है। और इनकंप्रेसिबल, इधर वर्ड हमने यूज किया इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का क्या मतलब है? कि जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो, यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट रहे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इनकंप्रेसिबल जो मैंने इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन करवाया, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली टर्म की जानब जो लिखा हुआ है आइडियल फ्लूइड। जी, आइडियल फ्लूइड में आपने याद रखना है कि एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या होती है? जिस तरह हमने रेजिस्टेंस नहीं बढ़ते करंट के रास्ते में, जो रुकावट है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस है। तो बिल्कुल उसी तरह जब फ्लूइड भी मूव करता है तो उसके रास्ते में भी कुछ रुकावट्स आती है, पोजीशंस आती है। जैसा कि फ्लूइड अगर मूव कर रहा है किसी पाइप में, तो जो पाइप की दीवारें हैं वो रेजिस्टेंस का काम ही कर रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है, या उसकी स्पीड में जो है ना वो थोड़ी बहुत कमी आती है। तो आइडियल फ्लूइड जो है वो हमारे पास इनविसिड, इनकंप्रेसिबल, इनविसिड जिसकी विस्कोसिटी जीरो, इनकंप्रेसिबल जिसको कंप्रेस ना किया जा सके या जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। आइडियल फ्लूइड होता है ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी को हम अज्यूम कर लेते हैं कि विस्कोसिटी किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। अज्यूम कर सकते हैं, एग्जैक्ट जीरो नहीं होती, अज्यूम कर सकते हैं कि विस्कोसिटी जो है उसकी जीरो है। आइडियल फ्लूइड के बाद अगर हम थोड़ा सा इसको मजीद आगे बढ़े तो ये हमारे पास आ जाता है विस्कस फ्लूइड, और ये भी इनकंप्रेसिबल की बात करेंगे जितने भी होंगे। तो ऐसा फ्लूइड जिसकी जो विस्कोसिटी है, जिसकी विस्कोसिटी फाइनाइट हो, और फाइनाइट के साथ उसको मूव करवाने के लिए हमें टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है इसके जरिए से आया, ये इसके हम फ्लूइड की जो है वो फ्लो मूव कर सकते हैं। दो कंपोनेंट्स को, विस्कोसिटी फाइनाइट होती है विस्कस फ्लूइड की, और टेंजेंशियल स्ट्रेस उसके ऊपर जो है ना वो एक्ट करेगा। अब ये दो चीजें तो हो गई विस्कस इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स में, कि विस्कोसिटी भी फाइनाइट है और जाहिर है कोई ना कोई टेंजेंशियल फोर्स भी उसके ऊपर एक्ट करेगी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस। लेकिन उससे पहले कुछ एक टर्म्स है, फॉर एग्जांपल v डॉट डेल्टा इनटू v, ये हमारे पास नॉन लीनियर टर्म है, एक नॉन लीनियर टर्म। नॉन लीनियर टर्म की वजह से जो सॉल्यूशन है वो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन है हमारे पास कि ये जो नॉन लीनियर टर्म है, अगर तो ये जीरो के इक्वल है तो फिर इसकी मूवमेंट क्या होगी, तो ये हम जो अगले टॉपिक है इसके साथ ही हम थोड़ी देर बाद शुरू करने लगे हैं कि अगर ये नॉन लीनियर टर्म जीरो है तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नॉन लीनियर टर्म का जीरो होना जरूरी है। अगर तो ये नॉन लीनियर टर्म जीरो है तो फिर हम मालूम करते हैं फ्लूइड का फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो फ्लूइड मूव करता है उसकी मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड इसकी कैटेगरी है कि अगर ये नॉन जीरो है,
ठीक है, अगर ये नॉन जीरो कनेक्टिव टर्म्स, तो फिर हम स्टैग्नेशन फ्लो की बात करेंगे। स्टैग्नेशन फ्लो क्या होता है ये भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अब पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो फ्लो है वो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास दो प्लेट्स हैं और ये पैरेलल हैं, इनके दरमियान जो भी फ्लूइड मूव करेगा उसके लिए हम इस जो नॉन लीनियर टर्म है इसको जीरो कंसीडर कर लेंगे। जीरो कंसीडर क्यों करेंगे, उसकी भी रीजन है कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, जनरल मेथड नहीं है एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने का। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो आपके पास नॉन लीनियर टर्म है इसको अगर जीरो कंसीडर कर लिया जाए तो हम फ्लूइड का फ्लो जो है वो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मालूम कर सकते हैं। अगर तो ये नॉन जीरो है तो फिर ये स्टैग्नेशन फ्लो होगा। पैरेलल प्लेट्स का आपको आइडिया है, लेकिन स्टैग्नेशन फ्लो इसका क्या मतलब है, इसकी आइए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो फ्लो है वो आप सर्कुलर पाइप कोई भी है वो उसकी एग्जांपल है सर्कुलर पाइप, ठीक है। और रोटेटिंग सिलेंड्रिकल फ्लूइड फ्लो, यानी कि सिलेंड्रिकल के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है रोटेटिंग सिलेंडर के अंदर, वो भी इसकी एग्जांपल है। ये जो हमारे पास जीरो नॉन लीनियर टर्म जीरो जो है वो किस किस पॉइंट्स पे होगी, तो ये इसकी जनरल एग्जांपल्स है। और नॉन जीरो अगर इसके टर्म को कंसीडर कर लिया जाए तो फिर हमारे पास ये स्टैग्नेशन फ्लो से क्या मुराद है, स्टैग्नेशन फ्लो से मुराद ये है कि आपके पास ये इस तरह कह लें ये आपके पास कोई भी पोरस सरफेस है जिसमें सुराख बने हुए हैं। अगर मैं फ्लूइड इसके ऊपर गिराता हूं तो ये क्या करेगा कि इन सुराखों में से इस तरह ये कह लें कि अगर ये फ्लूइड का एक ड्रॉप इधर मैंने मूव करवाया तो ये क्या करेगा कि इधर आके कुछ देर के लिए स्टॉप होगा। फ्लूइड का जो ड्रॉप है वो कुछ लम्हे के लिए स्टॉप होगा, स्टॉप होने के बाद फिर वो जो है ना वो नीचे सरफेस के ऊपर गिरेगा और ऐसे फ्लो को हम नाम देते हैं स्टैग्नेशन फ्लो का, ठीक है। आपने इशारा भी किया होगा कि जो ड्रॉप है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप होता है। तो स्टैग्नेशन फ्लो से मुराद ये कि अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर जाकर वो स्टॉप होता है, स्टॉप होने के बाद अगेन वो मूव करना शुरू कर देता है। तो ये मैंने इसको आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दी है कि ये आपके पास स्टैग्नेशन फ्लो में हम ये नॉन लीनियर टर्म को नॉन जीरो कंसीडर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है अगला टॉपिक कि मालूम करने के लिए सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम किस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लूइड अगर तो इनकम्प्रेसिबल है तो उसकी मूवमेंट को मालूम करने के लिए हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो है उसके ऊपर क्या वो फ्लूइड जो है उसके ऊपर बिरोनी फोर्सेस एक्ट नहीं करती, बिल्कुल करेगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो बिरोनी फोर्सेस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, हम उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं, निग्लिजिबल्स होती हैं, ठीक है। और अगर ये निग्लिजिबल्स है तो फिर नेवियर स्टोक्स इक्वेशन क्या बनेगी, आइए स्टूडेंट्स इसकी इक्वेशन लिखते हैं। पार्शियल u ओवर पार्शियल t प्लस u पार्शियल u ओवर पार्शियल x, और ये बात याद रखनी है कि ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसमें पार्शियल u और पार्शियल t, और ये बात याद रखनी है कि तीनों इक्वेशंस का पैटर्न सेम होगा सिर्फ, और साथ ही ये बात भी याद रखें कि ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, ठीक है स्टूडेंट्स। u पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस v पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस w पार्शियल u ओवर पार्शियल z बराबर है -1 ओवर रो पार्शियल p ओवर पार्शियल x प्लस न्यू, और साथ आ जाता है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल
वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? पार्शियल यू के बाद v और v के बाद w कंपोनेंट अगला, पार्शियल v ओवर पार्शियल t प्लस u पार्शियल v ओवर पार्शियल x प्लस v पार्शियल v ओवर पार्शियल y प्लस w पार्शियल v ओवर पार्शियल z बराबर है -1 ओवर रो पार्शियल p ओवर पार्शियल y प्लस न्यू इंटू पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल z स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? पार्शियल w ओवर पार्शियल t प्लस पार्शियल u पार्शियल w ओवर पार्शियल x प्लस v पार्शियल w ओवर पार्शियल y प्लस w पार्शियल w ओवर पार्शियल z बराबर है -1 ओवर रो पार्शियल p ओवर पार्शियल z प्लस न्यू इंटू पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल z स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, इसको 1 का नाम दे देंगे और साथ ही बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी की। क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? पार्शियल u ओवर पार्शियल x पार्शियल v ओवर पार्शियल y पार्शियल z ओवर पार्शियल w ओवर पार्शियल z बराबर है 0 के। ये स्टूडेंट्स है हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्लूइड्स फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो इसके ऊपर फोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वो नेग्लिजिबल्स है, बहुत छोटी है, उसको हम जो है ना वो निग्लेक्ट कर देंगे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से, क्योंकि इसमें कुछ नॉन लीनियर टर्म्स हैं। ये हमारे पास नॉन लीनियर टर्म्स है। नॉन लीनियर टर्म्स की वजह से इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन का जनरल मेथड एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कोई नहीं है। तो फिर हम कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं? हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोजिशन की जाती है कि कुछ टर्म्स को जो है ना वो अंदर से हम कांस्टेंट रख लेते हैं, कुछ को जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो आगे पैरेलल फ्लो हम डिस्कस करने लगे हैं आज ही। तो पैरेलल फ्लो में क्या है? पैरेलल फ्लो में जो है वो इससे पहले नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्यों नहीं है, उसकी क्या रीजन है वो आपको मैंने बता दिया। ड्यू टू नॉन लीनियर कनेक्टिव टर्म्स, ये नॉन लीनियर्स है, लीनियर नहीं है ये। ड्यू टू नॉन लीनियर कनेक्टिव टर्म्स, उनकी वजह से हम इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर कुछ सपोजिशंस है वो हम सपोज करके जो है ना इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा आगे नेक्स्ट है पैरेलल फ्लो। जैसा कि ऊपर भी बात कर चुके हैं हम कि पैरेलल फ्लो कब होगा? जब नॉन लीनियर टर्म्स को जीरो कंसीडर कर लेंगे, नॉन लीनियर टर्म को जीरो कंसीडर कर लेंगे। और पैरेलल फ्लो को वन पॉइंट फ्लो भी कहा जाता है, वन पॉइंट फ्लो। इसके दोनों नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो द फ्लो इज सेड टू बी पैरेलल इफ देयर इज अ वन वेलोसिटी कंपोनेंट। अगर सिर्फ वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो तो ऐसे फ्लो को हम कहेंगे पैरेलल फ्लो, और उसमें v और w जो है वो क्या कंसीडर किए जाएंगे? जीरो। कौन सा कंपोनेंट रह गया? u, v और w है। u जो है वो हमारे पास नॉन जीरो होगा, वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो अगर ये v और w जीरो और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से हम इसको वैल्यू को यूज कर लें नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में। और एक और बात याद रखनी है कि हमारे पास जो u है वो एक्चुअली फंक्शन है y का, z का और t का फंक्शन है ये। और जब भी हम फ्लो को मूव करवाएंगे पैरेलल प्लेट्स में तो ये बात याद रखनी है कि वो x डायरेक्शन में तो है, ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में तो है, लेकिन x के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी कि ये प्लेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि ये इसको मूवमेंट देगी तो ये
मूव करेगा, ऐसा नहीं है। ये एक्स की डायरेक्शन में है लेकिन एक्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। अगर ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो यू फिर किसका फंक्शन होगा, वाई का, जी का और टी का। ये तीन ही वेरिएबल है। यू जो है वो आप इधर देख भी सकते हैं, एक्स पे डिपेंड बात कर चुके हैं, नहीं करता, एक्स पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर यू टी के लिहाज से डेरिवेटिव है, यू का वाई के लिहाज से, यू का जी के लिहाज से। यू इज अ फंक्शन ऑफ वाई, जी एंड टी, इन तीनों का फंक्शन है। तो अगर ये एक्स पे डिपेंड नहीं करता तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बराबर किसके होगा स्टूडेंट्स जी, जीरो के बराबर होगा, क्योंकि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक्स के लिहाज से वैसे भी इस कंपोनेंट का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो जीरो ही होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज एक्स के लिहाज से कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बराबर है जीरो के। इन वैल्यूज को, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, उसमें इस्तेमाल करनी है। तो आइए नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में यूज करते हैं वैल्यूज को। तो ये पहली वैल्यू देके मुझे बताएं कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स तो जीरो है ये, तो फिर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा लिख के लगा हाईलाइट करने के लिए। ये टर्म जीरो हो गई सारी। v किसके बराबर है, v बराबर है जीरो, ये टर्म भी क्या हो गई जीरो, और इसके बाद w किसके इक्वल है जीरो के, ये टर्म भी जीरो हो गई, ये नॉन जीरो ही रहेगी। और u ओवर x वाली टर्म, पार्शियल u ओवर पार्शियल x जीरो है, ये टर्म भी जीरो होगी अंदर से, y वाली जीरो नहीं होगी और z वाली नहीं होगी। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्लैरिटी आ चुकी है आपको, कौन कौन सी क्वेश्चन बाकी बच गई हैं। सेकंड वाले में v और w जीरो है, तो u के लिहाज से ये सारे डेरिवेटिव्स जीरो और v की ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स जीरो कंसीडर किए जाएंगे। मतलब ये जो कंपोनेंट है ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसको भी जीरो, ये भी जीरो, ये v जीरो की वजह से सारे जीरो हो रहे हैं। समझ आई बात की, v जीरो की वजह से ये सारे कंपोनेंट जीरो है, और इधर भी चूंकि v इन्वॉल्व है, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। थर्ड इक्वेशन से देखिएगा कि हमारे पास क्या वैल्यू बची है, w भी जीरो है, ये कंपोनेंट जीरो, ये कंपोनेंट जीरो, ये कंपोनेंट जीरो और ये कंपोनेंट जीरो। तो इधर से जाएगा w में भी इन्वॉल्व है, ये तीन कंपोनेंट भी क्या हो जाएंगे जीरो के इक्वल। तो बाकी क्वेश्चन क्या बची है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखे। तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो पहली है, ये पहला पोर्शन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो नाम भी दे सकते हैं 1, 2 एंड 3, अलग-अलग तीनों को नाम दे सकते हैं। तो ये पार्शियल u ओवर पार्शियल t बराबर है, ये हमारे पास क्या इधर लेफ्ट साइड पे वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर रो पार्शियल p ओवर पार्शियल x प्लस न्यू इंटू पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल y स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल z स्केयर। ये क्वेश्चन बाकी बच गई है। और इधर से भी ये आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वाली जो क्वेश्चन है वो किस किस का फंक्शन है। अगर ये आपको नहीं पता चल रहा कि u इज अ फंक्शन ऑफ y, z एंड t, एक तो पहले मैंने रीजन बताई है कि x डायरेक्शन में तो है, x पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी रीजन आप इस क्वेश्चन से भी फाइंड कर सकते हो कि ये जो u है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो t पे डिपेंड कर रहा है, u y पे डिपेंड कर रहा है और u z के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y z और t पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड इक्वेशन में कौन सा कंपोनेंट बचा है, जीरो बराबर है -1 ओवर रो पार्शियल p ओवर पार्शियल y प्लस न्यू वाला कंपोनेंट सारे जीरो हो गए, तो ये सारा ओवरऑल जीरो कंसीडर कर लेंगे। जीरो बराबर है, ये हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी रिमेनिंग स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन से जीरो बराबर है -पार्शियल 1 ओवर रो पार्शियल p ओवर पार्शियल z, और अगला कंपोनेंट चुके सारा जीरो के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्या नतीजा हासिल करते हैं कि u जो है वो हमारे पास किस किस का फंक्शन है। u या तो फंक्शन हो सकता है t का या y का या z का। अब इन दोनों क्वेश्चन से आपने मुझे बताना है कि ये जो डेंसिटी तो हो गई कांस्टेंट, इधर जाकर जीरो से मल्टीप्लाई हो गया सारा फैक्टर जीरो, पार्शियल p ओवर पार्शियल y पार्शियल p ओवर पार्शियल z, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसको जीरो से सिंप्लीफाई अगर कर ले हम इस तरह, तो ये वैल्यू इस तरह हमें मिल जाएगी, पार्शियल p ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू जीरो। डेंसिटी जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो होगी, सिर्फ इधर हम यही याद रखेंगे, डेंसिटी नॉन जीरो होती है हमेशा, ये बात याद रखनी है।
कि डेंसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन इधर चूंकि कांस्टेंट है तो वो मल्टीपल को हम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो कंसीडर किया जा सकता है। पार्शियल पी ओवर पार्शियल जी बराबर है जीरो के, तो यानी कि प्रेशर जो है पी जो है वो किस किस का फंक्शन होगा, पी ओवर वाई जो है, इधर देखिए पी एक्स का फंक्शन है, पी वाई का फंक्शन है और पी जी का फंक्शन है, ठीक है, यानी कि P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। लेकिन इधर देखिए जाए तो P हमारे पास y का भी फंक्शन नहीं है, z का भी नहीं है, लेकिन नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन 4 वेरिएबल में है x, y, z एंड t। तो अगर ये y और z का फंक्शन नहीं है तो P फिर किसका फंक्शन होगा? P इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। ये हमने नीचे वाले दोनों क्वेश्चन से रिजल्ट अखज की है कि जो प्रेशर है वो हमारे पास x पे डिपेंड कर रहा है या फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर। तो अगर इस क्वेश्चन को हम मजीद कंटिन्यू करें, इधर से तो हमें ये दो क्वेश्चन मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि हमारे पास जो ये बात याद रखनी है कि जो न्यू है ये बराबर होता है म्यू ओवर डेंसिटी के, म्यू ओवर डेंसिटी के बराबर होता है। तो हम इस न्यू की जगह पे म्यू ओवर डेंसिटी पुट कर लेंगे और दरअसल हमने प्रेशर की इक्वेशन फाइंड करनी है कि चेंज इन प्रेशर जो है वो किसके इक्वल आती है इसकी इक्वेशंस, और इन दोनों की इक्वेशन को हम डिराइव कर चुके हैं। तो ये देखिएगा कि इस ये जो 1 है इसके हिसाब से, इन तीनों के हिसाब से जो क्वेश्चन 1 है उसको हम कैसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्ट में भी हमने बात की थी कि सपोजिशन से अज्यूम करके वैल्यूज को इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और सबसे अहम बात कि जो जदीद तरीन कंप्यूटर्स हैं वो भी इन क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देते हैं, ठीक है, नॉन लीनियर टर्म्स है अंदर, इस वजह से वो सोल्यूशन नहीं देगी। पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी, पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी बराबर है -1 ओवर रो पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स प्लस न्यू इसके इक्वल है, ये मैंने अभी आपको बताया, न्यू बराबर होता है म्यू ओवर रो के, ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल जी का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, इसको अगर सारी क्वेश्चन को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है, रो से, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, रो पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी, रो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रो कैंसिल हो जाएगा, माइनस पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स, इसको रो से करेंगे तो ये म्यू आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये साइड पे आपके पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स बराबर है म्यू इंटू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल जी स्क्वायर, और इसको हमने एज इट लिखा है, ये नेगेटिव टर्म्स इस साइड पे आगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये इस साइड पे अगर इसको ले आए तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी जो है ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है। सेकंड और थर्ड टर्म्स हम लिख चुके हैं ऑलरेडी कि पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई जो है वो जीरो के इक्वल है, पार्शियल पी ओवर पार्शियल जी जो है वो बराबर है जीरो के। तो ये आपके पास तीनों क्वेश्चंस आ गई हैं इन पैरेलल फ्लो। अगर तो फ्लो पैरेलल प्लेट से दरमियान है या रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉडी के दरमियान, रोटेटिंग सिलेंड्रिकल में जो फ्लूइड्स है अगर वो है तो फिर भी ये तीन इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं। तो ये हम बात कर रहे थे पैरेलल फ्लो की, और इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है उसमें जो स्टीम लाइन है वे लैमिनर फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स का, उसके तीनों केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस है उसका कि अगर लोअर प्लेट जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है ना, एक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट पे, और या तो प्लेट्स मूविंग है या फिक्स्ड है।
तो पहला केस तो यही है कि अगर प्लेट्स जो है ना वो अपर प्लेट फिक्स है और लोअर मूव कर रही है, सॉरी लोअर फिक्स है और अपर मूव कर रही है। और सेकंड केस इसका ये है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है पहले में हम कंसीडर कर लेंगे कि वो नॉन जीरो है, सेकंड वाले में प्रेशर ग्रेडियंट जीरो है। तो वो इस तरह कंडीशन अप्लाई करके ना तो हम इसके एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज सोल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।